सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, जब आप लोग किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुड़ जाती है। मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मैंने इतने हजारों बार आप लोगों को बता दिया था मैंने कहा कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में आती है। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि डायरेक्ट रखा हुआ मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। चलिए, ये तो क्वेश्चन अच्छा लगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला। अब ये दो क्वेश्चन और आप लोग देखिए। ये आप लोगों को याद होगा, मैंने 5 अक्टूबर को, आज 11 अक्टूबर है ना, 5 अक्टूबर को आप लोगों से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। मैंने बोला था द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो इसमें आंसर क्या था? आंसर था ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। यानी कि ये संविधान का पार्ट है हमारा प्रीएम्बल प्रस्तावना, और वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हमारे दूसरे संविधान के पार्ट होते हैं, बिल्कुल उसके जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके बारे में जब मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, तो मैंने काफी कुछ आप लोगों से यहां पर डिस्कस किया था। याद है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। खोलकर देखना, 5 तारीख का आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएगा आप लोगों को डिस्कशन अक्टूबर का, ठीक है। 5 अक्टूबर को मैंने डिस्कस किया था। तो पूरा किसके द्वारा यहां पर ये प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है प्रीएम्बल के। इवन मैंने आप लोगों को यहां पर ये प्रीएम्बल भी दिखाया था पूरा, ठीक है, कि ऐसा है हमारा प्रीएम्बल। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को यहां पर देखिए, ठीक है। ये मैंने बताया था कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये शब्द इसमें ऐड किए गए थे, ठीक है। दिखा रखा है यहां पर कि ये शब्द इसमें अलग से ऐड किए गए थे। जब दो शब्द आप लोग इसमें ऐड कर देंगे तो ओरिजिनली कैसा था, अगर आप लोग यहां पर सोशलिस्ट को और सेक्युलर को अगर हटा देंगे तो यहां पर पूछा गया कि 1950 में जब हमारा संविधान जो है वो अडेप्ट किया गया, उस टाइम पर क्या था इसके अंदर। तो सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो सारी चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोगों के सामने निकल कर आएंगी, जिसको आप लोग अगर अच्छे से ध्यान रख पाओगे तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए, यूपीएससी ना आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कई सारे स्टेट पीसीएस अब अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, पर यूपीएससी आप लोग को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा, एक एनालिटिकल अप्रोच आप लोग की रखने के लिए मजबूर करेगा कि थोड़ा सोचो उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में सोचोगे तो आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी में आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों का माइंड जो है वो स्टेबल है, आप लोग शांति में जाकर बैठ जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं मगअप करना है आप लोगों को। बहुत ही माइन्यूट से फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों को बेसिकली याद रखने हैं, और जो कि रेगुलर अगर आप लोग डिस्कशन सुनते हैं ना, तो आप लोगों को वैसे भी याद हो जाते हैं। हजारों बार चीजें आप लोगों ने देखा होगा, रिपीट कर देता हूं जब चीजें चलती रहती हैं। और इसलिए कहता हूं एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस। एडिटोरियल जो है ना यार, आप लोगों को अगर आप लोग सी सेट के पेपर में जाएंगे और आप लोगों ने अगर सेकंड पेपर देखा होगा, अगर आप लोगों का मैथ का पोर्शन अगर थोड़ा टफ आ जाता है ना, तो आप लोगों का जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है वो सारा आप लोगों का एडिटोरियल से निकल के आता है। अगर ध्यान से आप लोग उसको देख रहे होंगे, सारी चीजें मैक्सिमम अगर आप लोग वो पढ़ेंगे भी ना बैठकर कॉम्प्रिहेंशन, तो आप लोगों को लगेगा ये तो हमने कहीं ना कहीं उसमें डिस्कशन में सुना था हम लोगों ने। तो इस तरीके से समझिए तो क्या क्या फायदे होते हैं अगर एडिटोरियल के बारे में बात करें। तो एडिटोरियल आप लोगों को सी सेट में फायदा पहुंचाएगा, एडिटोरियल आप लोगों को एथिक्स में फायदा पहुंचाएगा, एसए में फायदा पहुंचाएगा, आंसर राइटिंग में फायदा पहुंचाएगा, इंटरव्यू में फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। हर जगह एडिटोरियल आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। तो एडिटोरियल बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे और कुछ करो चाहे ना करो, एडिटोरियल जरूर देखो, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम एक एटलीस्ट 1 एडिटोरियल आप लोग खुद से भी पढ़ें, जिससे कि आप लोग चीजों को और अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंड कर सकें। मैं भी कोशिश क्यों करूंगा, डेली आप लोगों को बताया करूंगा कि आज कम से कम ये एडिटोरियल पढ़ के देख लेना, ताकि आप लोगों के माइंड में भी एक क्लैरिटी रहे, ठीक है। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी कल के पेपर से है, राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। ये मैंने आप लोगों को, जब मैंने फंडामेंटल राइट आप लोगों को बताए, कितनी बार आप लोगों को, शायद मैं स्लाइड भी आप लोगों को दिखाता हूं, आप लोगों को याद आ जाएगा। एक सेकंड, ये वाली स्लाइड याद आ रही है? कितनी बार ये वाली स्लाइड मैंने आप लोगों को दिखाई है। यहां पर मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने कहा राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो यहां से डिलीट किया गया था, याद है? 31वें में आता था और डिलीट किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और फिर मैंने बोला इसको यहां से फंडामेंटल राइट हटाकर इसको लीगल राइट बना दिया, ठीक है। कितनी बार ये बातें मैंने आप लोगों को बोली। और नॉर्मल सी बात है यार, अगर आप लोग प्रॉपर्टी की कैटेगरी में जाओगे, कॉमन सेंस थोड़ा सा भी अगर आप लोग यूज करोगे, यहां पर जब प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाली ये बात आती है, तो मान लीजिए कोई बाहर का सिटीजन भी अगर यहां पर आकर कुछ चीजें खरीद रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी लीगल राइट नहीं होगा उसको उसके ऊपर। अब उसने लैंड खरीद ली यहां पर आकर, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड तो खरीदेगा नहीं, कोई वैसी लैंड खरीद ली, कुछ प्रॉपर्टी उसने बना ली, जो भी उसने यहां पर बनाया, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े शोरूम खोलते हैं, कई बार ये क्या करते हैं, अपनी बेसिकली एरिया खरीद लेते हैं वहां पर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मॉल वगैरह बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रहता है बाहर का भी काफी हद तक। तो अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी है, तो ये उसका लीगल राइट हो गया है, ठीक है। अब ये नहीं कि ओनली इंडियन सिटीजन के लिए रहेगा वो लीगल राइट, यार वो तो एनी पर्सन होगा ना जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद लेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। तो ये तो इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया।
तो क्वेश्चन में आप लोगों से आप लोगों को दिखाता रहूं किस तरीके से आप लोग इनको देख सकते हैं। कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर ढंग से चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं एक इस तरीके से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन लेके चलो ताकि एनालिटिकल अप्रोच आप लोग की बने, ना कि फैक्चुअल चीजें बस आप लोग रटें, उसमें काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से अप्रोच आप लोगों को लेकर चलनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे के लिए जो तैयारी कर रहे हो उसको उस पैटर्न में लेकर चलना है ताकि चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सको। बाकी जिसका पेपर अच्छा हुआ है, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेंस की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। काफी हद तक मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगा इसमें। हेल्प किस तरीके से करेंगे, बेसिकली मैं आप लोगों को कई सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा इसके लिए, जिस तरीके से कि मतलब कि क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि डेली एक तो मैं देता था 2 क्वेश्चन कम से कम दूं, ठीक है। वीकेंड में आप लोग ऐसे रहा करेगा तो हर वीक में, हर सप्ताह में एक ऐसे रखना है। हर सप्ताह में आप लोगों को जो एथिक्स के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिया करूंगा तो उनको भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो एक तरीके से अच्छे लेवल पर स्टडी लेकर हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा इतना करिएगा कि आप लोग जो क्वेश्चन देता हूं ना, जो आंसर राइटिंग करने के लिए या कुछ ऐसे वगैरह देता हूं, पार्टिसिपेट करा करो, ठीक है। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो अगले साल के लिए जो फिलहाल अभी नहीं है, वो तो मेंस के लिए वो भी अच्छे से तैयारी करो। इनको ये सोचो कि हमारा भी मेंस हो रहा है, ठीक है। फिर आप लोग देखना ये एक अच्छा ऐसा चीजें हैं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा जब लास्ट ईयर आप लोगों का जब नेक्स्ट ईयर आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो ये वाला पैटर्न आप लोग पकड़िए, बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी पेपर कौन कौन देकर आया वो जरूर बताएगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा जरूर बताएगा, ठीक है। इसी के साथ में एक ओवरव्यू में लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा, कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कई सारी चीजें और बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो है बेसिकली। आइए अब आज का एडिटोरियल देख लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी प्यारा डिस्कशन रहने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को याद होगा बोला था कि मैंने कहा एयर इंडिया के बारे में जब आएगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि एयर इंडिया के बारे में क्या क्या दिक्कतें रही हैं। तो आज वो दिन आ गया। मैंने बोला था नहीं एक बार एडिटोरियल आएगा तो सारा देखिए। एडिटोरियल में देखिए क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए 1-2 दिन ना कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो आप लोगों ने कोई दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक आध दिन ना आगे पीछे हो जाती है, पर लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छूटेगी। अगर एक न्यूज़पेपर पकड़ो ना, जो भी अच्छा लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोगों को हिंदी ही पढ़ना है, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है। पर लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं ना, जो आर्टिकल उठे हुए आते हैं, ये सारी चीजें माना जाता है कि एक्सपीरियंस के बेस पर पुराने जो लोग हैं सारे जो भी पढ़ते हुए अब तक आ रहे हैं वो सब ये बताते हैं कि यार हिंदू में से डायरेक्ट क्वेश्चन उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हिंदू मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, वरना न्यूज़पेपर सारे अच्छे रहते हैं। बस आप लोग ये करिए कि हिंदू को इसलिए थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि यहाँ पर ये काफी पुराना एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि फालतू की चीजें लिखने से बचता है, पॉइंट टू पॉइंट बातें करता है और एक तरह सभ्य न्यूज़पेपर माना जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको तो लाइफ का पार्ट कम से कम बना ही लीजिए, ठीक है। अब बातें करते हैं एडिटोरियल के बारे में। तो यहाँ पर ये जो है जो साइड वाला ये वाला एडिटोरियल, जो ये वाला एडिटोरियल मेन, ठीक है, इसमें ताइवान और इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो मैप के साथ में बातें करूंगा, हालांकि अपनी कंट्री के बारे में नहीं है, पर इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में जो एक तरीके से यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट जो बात करेंगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस। और भी कई सारी चीजें कि ताइवान क्या था, चाइना क्या चाह रहा है, यूएसए किस तरीके से यहाँ पर चाह रहा है कि ताइवान को बेसिकली सपोर्ट किया जाए और किस तरीके से यूएसए स्टैंड लेकर चलता है। तो तमाम मुद्दे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इस आर्टिकल को हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये इसी के साथ में जो ये साइड वाला आर्टिकल है इसके बारे में मैंने बात की थी। वैसे तो आर्टिकल तो काफी छोटा है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, पर लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को पूरा डिटेल में कवर करूंगा। मैंने बोला था जिस दिन एडिटोरियल में आ जाएगा मैं पूरा एयर इंडिया का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आप लोगों के माइंड में, कहां से चला और क्या क्या चीजें हैं। तो सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला आर्टिकल जो है ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में, तो नहीं छोड़ेंगे। देखिए कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना फोकस होना चाहिए आप लोगों का जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाला जो है उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है जब से कई सारे किसानों की जो डेथ हुई है तब से काफी ज्यादा इशू में बना हुआ है लखीमपुर खीरी वाला रीजन। तो उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में भी केस पहुंचाइए। तो सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई पुलिस के द्वारा, पुलिस ने बोला यार ये तो बिल्कुल भी सही तरीके से आप लोगों ने काम नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर उसको बोला कि ढंग से चीजें होनी चाहिए थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी उससे खुश नहीं हुआ। तो वो सारे इशू यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ये डे बाय डे की बोल बच्चनगिरी होती है, तो इनसे आप लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा। ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये QES डेटा के बारे में है। ये QES डेटा क्या होता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, क्या इसके अंदर बोला गया है, तो एक ओवरव्यू आप लोगों को काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर की लोकल इंफॉर्मेशन बता रही है, पर लेकिन अगर डिटेल में आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में काफी डिटेल में ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें। और ये फिर से नोबेल प्राइज के बारे में यहाँ पर आर्टिकल है। मैंने बताया था एक कंबाइंड वीडियो आप लोग की आएगी नोबेल प्राइज के बारे में, जिसमें सारे नोबेल प्राइज इकट्ठे करके मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। तो अलग अलग डेली नोबेल प्राइज में टाइम खत्म करने से कोई मतलब नहीं बनता है। एक क्वेश्चन बनेगा और वो आप लोगों का वहां से निकल जाएगा आराम से, जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बातें हैं। बाकी यहाँ पर ये जो है कोविड-19 की चीजें बता रखी है, ठीक है, कि क्या क्या आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही है। तो डेटा पॉइंट है यहाँ पर ये कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, कि क्या इनकम
परसेप्शन क्या चल रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, क्या इंप्लॉयमेंट किस तरीके का रहने वाला है, ठीक है। तो वो सब चीजें तो ये आप लोगों की एडिटोरियल में ही कवर होती रहती हैं रेगुलर बेसिस पर, अगर आप लोग इनको देखोगे। बाकी नजर डालते हैं सबसे पहले जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये आर्टिकल जो मैंने पर्सनली बोला काफी अच्छा लगा मुझे। ये बेसिकली किसके बारे में, ये है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की गई फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में आप लोगों को बताता हूं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो उसके बारे में समझेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग कई सारी बातें और भी जानेंगे, जिसके बेस पर आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। अभी जो यहां पर बातें की जा रही है, ये बातें की जा रही है हमारे संविधान के एंगल के बारे में। संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे यहां पर, तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के सामने फंडामेंटल राइट है, इसमें जब फंडामेंटल राइट के अंदर जाएंगे तो यहां पर है राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, और राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है राइट आर्टिकल 19 से लेके बेसिकली 22 तक, ठीक है। तो यहीं पर इसके अंदर आप लोग को आर्टिकल 19 देखने को मिलता है, और आर्टिकल 21वीं सी के अंदर, जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी आती है। और राइट टू प्राइवेसी ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर ले रखे हैं पॉलिटी के अंदर में, जिसमें डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर रखा है। जाकर देखिएगा पॉलिटी के लेक्चर, अलग अलग एक एक लेक्चर बना रखा है कई सारे आर्टिकल्स के ऊपर, जो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो ये इस डिटेल में आप लोगों को पॉलिटी बढ़ा रखी है, तो उनको आप लोग देखिएगा। पॉलिटी का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, एग्जाम आप लोगों को हो चुके हैं। थोड़ा सा आप लोगों को अगर अच्छे से तैयारी करनी है, जो अभी नए नए बच्चे जुड़े हैं उनको खासकर मैं बोल रहा हूँ पॉलिटी जरूर अपनी पढ़िए अच्छे से बैठ के, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे होते हैं कि सबके मार्क्स यहाँ से निकलकर अच्छे आ जाते हैं, उन्हें कि लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, इनको तो कम से कम कवर कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर जब फ्रीडम के बारे में बात करूंगा आर्टिकल 19 के बारे में, तो आर्टिकल 19 को अगर थोड़ा सा आप लोग डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग समझिए। देखिए हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान ये कहता है कि यार मैं आप लोगों को हक दे रहा हूं, हक का मतलब फंडामेंटल राइट दे रहा हूं। तो फंडामेंटल राइट ये है संविधान पार्ट 3 में देता है। पार्ट 3 में जब आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोग जाएंगे, तो ये आप लोगों को हक तो देता है, पर साथ ही साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है आप लोगों के हक पर। रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाता है, अब आप लोग ये समझिए। आप लोगों ने बोला कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एन एक्सप्रेशन है, यानी कि मैं किसी को भी, मतलब मैं कुछ भी बोल सकता हूं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप लोग का तब तक ही है ये, जब तक कि किसी और के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कोई इंपैक्ट ना डाले, ठीक है। पता चला आप लोग बोल रहे हैं सामने वाले को गाली देने स्टार्ट कर दी, पर लेकिन सामने वाले को गाली दे रहे हैं ना आप लोग, उसकी इमेज को आप लोग हर्ट कर रहे हैं। आप लोग का ये आजादी है आप लोग की, पर लेकिन आप लोग की आजादी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर है। ऐसा नहीं कि आप लोग की आजादी खुले सांड वाली है कि कुछ भी जाकर किसी को भी बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है वो, ठीक है। तो यहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है उसी के चलते, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है कि हाँ बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल आजादी दे रखी है, किसी को भी जाकर सींग मारो अपने, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या करता है, जैसे आर्टिकल 19 के बारे में बात करते हैं, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 19 के बारे में याद रखिएगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। पर लेकिन इसी के साथ में 19 का जो सेकंड है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर लगा देता है कि हाँ यार ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ऐसी है बिल्कुल कंप्लीटली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसी के अंदर आप लोगों का डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पर लेकिन यहां पर इनडायरेक्टली यहां से निकाल कर लेकर आया गया फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। तो इसी के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। इसी के साथ में जो आर्टिकल 19 का फर्स्ट का भी है, ये असेंबली, ये पीसफुल असेंबली और विदाउट आर्म्स, यानी कि जो आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, उसके बारे में हक देता है। पर लेकिन इसी के साथ में ये आप लोगों के हक पर थोड़ा सा कंट्रोल भी करता है, ठीक है, कि हाँ ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी करेंगे। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 19 का फर्स्ट का सी, इसमें आप लोग एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं और कोऑपरेटिव बना सकते हैं। अभी याद होगा 2-3 बार मैंने आप लोग कोऑपरेटिव पढ़ाई है। अभी चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं, कम से कम रिविजन आप लोगों को हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, मैंने आप लोगों को बता रखा है, उनके सबके आंसर जो है या तो आप लोगों को टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, और अगर टेलीग्राम पर नहीं मिल रहे हैं तो मैं आप लोगों को अगले दिन वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन के आंसर दिया करो, और मैक्सिमम वही क्वेश्चन पूछता हूं जो पढ़ा चुका होता हूं, ठीक है। अगर पुराने भी को आप लोग डिस्कशन उठाकर देखेंगे तो सारी आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। आप लोग ये बताइए कोऑपरेटिव्स जो है हमारे संविधान में कौन से नंबर का अमेंडमेंट किया गया था और कब किया गया था, जब कोऑपरेटिव्स को ऐड किया गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो कोऑपरेटिव्स जो है यहाँ पर तो ऐड की गई फंडामेंटल राइट में, और डीपीएसपी में भी ऐड की गई, इसको याद रखिएगा 43B के अंदर, यहाँ पर डीपीएसपी के अंदर भी कोऑपरेटिव्स को ऐड किया गया है, तो कंफ्यूज मत होना। यहां पर फंडामेंटल राइट के अंदर हो गए, तो अमेंडमेंट कौन सा था ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकते हैं, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करता है, पर लेकिन इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। इसी के साथ में यहां पर जो आप लोग कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी जाकर आप लोग एक तरीके से रेजिडेंस बना सकते हैं अपना, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ये बातें हैं दोनों में, इनमें 19 का डी और यहाँ पर ए, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना प्रोफेशन कर सकते हैं कहीं पर भी जाकर, तो आप लोग कोई नहीं रुकेगा, तो यहाँ पर ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां से निकल कर आया आर्टिकल 19 का
ये 1 का फर्स्ट, जिसमें बातें बोली गई हैं कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये यहां पर बोला गया कि हर एक हमारे भारतीय नागरिक को अधिकार है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो अपनी एक तरीके से लेकर चल सकता है। अगर बात करें कहां से निकाला गया है, तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट का यहां पर यह है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था। देखिए ये केस लिखे होते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया अच्छा ये चीज है, जैसे कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो गया, तो केस पुत्तस्वामी केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके चलते यहां पर उसको निकाल के लेकर आया, वरना 21वें आर्टिकल में कहीं ऐसे मेंशन नहीं है डायरेक्टली कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो गया। इसके द्वारा प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया इस केस के द्वारा। इसी के साथ में जो यहां पर रोमेश थापर ये यहां पर वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास का केस निकाल कर आया। इसने बेसिकली बोला कि यहां पर अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस रहेगी तभी एक डेमोक्रेसी का आप लोगों को एक प्रॉपर फाउंडेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो जनता का तंत्र है, लोकतंत्र जिसको बोलते हैं ना, लोकतंत्र तभी होगा ना जब यहां पर हमारे लोगों के पास में बोलने की और कहने की कुछ क्षमता होगी, अगर नहीं है तो कैसे काम चलेगा। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्षमता आप लोग कुछ भी करें, तो यहां पर एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट नहीं है, उस पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि आप लोगों की रोकथाम है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अपने हिसाब से करोगे। वो रोकथाम किसके बेस पर है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देश की सॉवरेनिटी को हट कर रहे हो, संप्रभुता को हट कर रहे हो, ठीक है, इंटीग्रिटी यूनिटी को हट कर रहे हो, इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग यहां पर सिक्योरिटी में कोई दिक्कत कर रहे हो, अगर हमारे पड़ोसी देश के साथ में जो रिलेशन है उसमें आप लोग कोई दिक्कत कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को खराब कर रहे हैं और किसी को गुस्सा दिला रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं कि ये लड़ने के लिए, तो कई सारे ऐसे मुद्दे आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो यहां पर आप लोग का फ्रीडम नहीं माना जाएगा, आप लोग का फ्रीडम जो है वो गलत डायरेक्शन में चलता हुआ जा रहा है, तो यहां पर आप लोगों को बेसिकली अपनी फ्रीडम के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। तो ये बातें बोली गई है। अब राइटर क्या क्या बोल रहे हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ये तो बेसिक हो गया। अरे हाँ, एक छोटी सी बात और यहां पर क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए, याद रखेगा एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को हालांकि पढ़ाया भी है कई बार, जैसे कि हमारी नैनो मैगजीन आती है तो उसमें मैंने आप लोगों को ये सारे इंडेक्स कई बार कवर भी किए हैं। यार दोनों वीडियो अगर पार्ट बना लेंगे ना आप लोग लाइव का, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी अगर ये दोनों करंट अफेयर की वीडियो, ठीक है। एक शाम को आती है 9 बजे और द हिंदू आप लोगों को देखने को मिलता है मॉर्निंग में 7 बजे, तो इनको आप लोग सही से लेकर चलिए। फिर आप लोग देखिए अच्छे से सारा करंट अफेयर के साथ साथ में बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन में आप लोग कवर करा देता हूं बैकग्राउंड के साथ में, जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ में बेसिक कवर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये आप लोग को बता दिया। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में याद रखिएगा, हमारी कंट्री की जो रैंक है वो अभी रिसेंटली 142 है, ठीक है। तो आप लोग देखिए 142 यानी कि नीचे से हम लोग टॉप कर रहे हैं। हमारी कंट्री की रैंक अगर आप लोग देखिए तो ये वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस जो इंडेक्स है, अगर आप लोग उसे पूछे भी गया यहाँ पर ये एग्जाम में पास्ट में कि किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो याद रखना किसके द्वारा, ये लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में एक बार, वीडियो को रोककर यहीं पर ही, यह है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ठीक है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ये यहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर इसको प्रस्तुत करती है, तो इसके चलते बताया जाता है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेटा इकट्ठा करती है, उसके बाद में ये सामने आप लोगों के लेकर आती है। एक टोटल मिलाकर अगर बात करें हमारी कंट्री की रैंक 142 आप लोगों को देखने को मिली, जो कि काफी एक अच्छी रैंक आप लोग नहीं बोल सकते, तो इसलिए हमको काम करना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। पर लेकिन हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली ये बोला गया कि हमारी कंट्री एक तरीके से बहुत लार्ज स्केल पर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को हमेशा उदाहरण देखने को मिलता है कि इंटरनेट शटडाउन रहता है, खासकर कब से, जब 5 अगस्त 2019 से आर्टिकल 370 के अंदर चेंज किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी बड़ा चेंज यहां पर निकल कर आया। तो इस तरीके से अगर देखेंगे आप लोग यहां पर, तो प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं फैल पा रही है। इस रीजन में चल के आ रहा है किसी को पता नहीं है, लोगों के अंदर काफी ज्यादा डर भी रहता है, एंजाइटी भी रहती है। कश्मीर वैली के अंदर देखें तो यहाँ पर बोला जाता है कि देश के अंदर इंक्लूड करके चलना है, पर लेकिन एलियन जैसी फीलिंग आती है उनको, ऐसा बोला गया राइटर के द्वारा, क्योंकि वहां पर प्रेस है ही नहीं आज के डेट में, ठीक है। क्योंकि अगर प्रेस नहीं है तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। अगर पास्ट में आप लोग उठाकर देखेंगे, ये बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रेस है ना, उसने काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है यहाँ पर किसके खिलाफ, एक तो एक तरीके से किसको सपोर्ट किया है, तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है, एंटी फ्यूडल यानी कि जो पुराने टाइम पर राजा रजवाड़े हुआ करते थे उनको यहां पर इन्होंने अपोज किया, और सेक्युलर स्ट्रगल सपोर्ट किया, यानी कि ये रिलीजन के नाम पर नहीं, जम्मू एंड कश्मीर की प्रेस ने हमेशा सेक्युलर तरीके की चीजों को सपोर्ट किया है। यहां पर जब बात करें महाराजा थे, यहां पर अगर बात करें उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, तो उस टाइम पर जब बात की जाती सपोर्ट किया था कि इंडिया में इंक्लूड होना है, ठीक है। तो जब महाराजा डगमगा गए थे तो उस टाइम पर सपोर्ट किया था यहां पर प्रेस ने कि हाँ इंडिया में इंक्लूड होना चाहिए। उसी के टाइम पर जब आगे चले यहां पर, तो शेख अब्दुल्ला, ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला जो थे यहां पर, ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक जो सेक्युलर इंडिया सपोर्ट करना चाहते थे, तो इस टाइम पर इसको भी प्रेस ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था वहां पर। इसी के साथ में जो उर्दू डेली था, रणबीर इसका नाम, ये न्यूज़पेपर था यहां पर, ये इसको जो मोनार्की थी वहां पर 1947 में इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वो चाहता था कि इंडिया का पार्ट बन जाना चाहिए आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर को, तो इसलिए यहां पर इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। और उसी के टाइम पर चीजें काफी सारी देखने को मिलती, शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था, उसको रिलीज भी किया गया था। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर रहती है ना, तो जनता को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाती है क्या सही है और कहां पर क्या क्या चीजें चल रही है। इसी के साथ में इसके ऊपर बैन भी लगाया गया था जब 1942 में हमारी कंट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था,
तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर यहां पर बैन भी लगाया गया इनके ऊपर। बेसिकली ये इसलिए बैन लगाया गया क्योंकि ये क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस टाइम पर महाराजा वगैरह नहीं चाहते थे कि यहां पर इस तरीके की चीजों को सपोर्ट किया जाए, तो ये राजा रजवाड़े थे तो उस टाइम पर इस तरीके से पैटर्न को लेकर चला करते थे। तो लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली प्रेस को रेगुलेट कर रही है। कश्मीर के अंदर मॉर्निंग में अगर किसी को न्यूज मिलेगी तो मोस्टली उसमें गवर्नमेंट की जो प्रेस है रिलीज वो रहेगी कि हाँ गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वे कर रही है, या फिर बच्चे कुछ एरिया में एडवर्टीजमेंट रहेंगे। ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोकल एरिया पर देती है वो प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी स्टेटमेंट यहां पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो एक तरीके से यहां पर कई सारे जो ऐसे हैं कि जो एडिटर वगैरह हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो वही चीजें लिखें जो बेसिकली गवर्नमेंट के फेवर में हो या फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हुई नजर आए। यानी कि न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा है, और अगर कोई करने की कोशिश करता है तुरंत उसके ऑफिस पर रेड पड़ जाती है। यहां पर ये बोला गया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पहुंच जाती है वहां पर कि इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये राइटर ये बोल रहे हैं कि तो द हिंदू में अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसने ये सारी बातें बताई है कि यार कुछ भी जो है हम लोग नहीं कर पा रहे, मतलब एक तरीके से कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, अगर चाहते हैं तो कई सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि अगर वहां पर ऐसा होगा तो दंगे हो जाएंगे। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि 5 अगस्त 2019 से हम लोग बातें कर रहे हैं और अभी हम लोग अक्टूबर 2021 से बैठे हुए हैं, तो 2 साल एक काफी बड़ा टाइम पीरियड होता है। वहां पर कई सारी इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जैसे कि मैंने बोला था ना आप लोगों को पढ़ाया था कि आज की डेट में अगर देखिए कंप्यूटर वगैरह जो यूज किए जाते हैं, आईटी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ठप पड़ चुकी है वहां पर। तो इतने लंबे समय तक लोग जिएंगे कैसे, कैसे काम चलेगा? तो जरूरी है कि आप लोग कम से कम एक ऐसा माहौल तो बनाइए वहां पर किस तरीके से वहां पर चीजें आसानी से चल सके। तो लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? तो एजुकेशन वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो यहाँ पर प्रॉपर वे में मिलना चाहिए बच्चों, खासकर अभी बच्चों की स्कूल पर अटैक किया गया, प्रिंसिपल तक की डेथ हो गई, ठीक है। जो यहाँ पर जो अगर नॉर्मल एरिया में जो हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर में जो पंडित समुदाय रहता था उसके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार आप लोगों को देखने को मिले। तो ऐसा अब यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन होनी काफी ज्यादा जरूरी है। पर लेकिन मीडिया पर कंट्रोल कर यहाँ पर लोगों को अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी को साथ में लेकर नहीं चला जाएगा तो इस तरीके से बैलेंस बनाना तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा लोगों के अंदर भरता रहता है, फिर गुस्सा फूटेगा तो और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि अगर जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर बात करें फ्रीडम ऑफ जो स्पीच के बारे में बात करते हैं तो अंडर थ्रेट आ गए यहाँ पर, यानी कि ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। हमारी कंट्री में भी क्या किया गया, मीडिया पॉलिसी 2020 यहाँ पर लाएगी, बेसिकली किस तरीके से यहां पर काम करना है, ठीक है। तो एक तरीके से बोला कि मीडिया जो है वो एक तरीके से हास्यास्पद कला बन गया, एक चुटकुला बन गया मीडिया, ऐसा देखने को मिल रहा है। प्रेस काउंसिल के द्वारा बोला गया है कि 3 मेंबर की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी जो कि विजिट करेगी यहाँ पर और जानेगी चीजों को क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो बोला यह जा रहा है कि यहाँ पर अगर इसको भी आप लोग लेकर चलोगे तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली है, ये भी गवर्नमेंट की ही बातें वहां पर जाकर बोलने वाली है, गवर्नमेंट के ही नैरेटिव सुनाने वाली है, क्योंकि लोकल एरिया के जर्नलिस्ट से पूछा भी नहीं गया है कि हाँ उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर राइटर ये बोलने की कोशिश करे साइमन कमीशन नहीं आता कि ऑल व्हाइट पीपल, तो ये बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि ऑल यहाँ पर गवर्नमेंट के जो लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यहाँ पर लोकल प्रेस वालों से कुछ पूछा भी नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेस इन जेएंगे नाउ वर्चुअली जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो चुकी है कंप्लीटली, ये बोला गया है। स्टेप कुछ यहाँ पर दो तीन बातें इनके द्वारा बोली गई कि स्ट्रेटजी अगर आप लोग लेकर चलो प्रिवेंट कैसे करना है डिसइंफॉर्मेशन को। देखिए आज की डेट में अगर आप लोगों से मैं बातें करूं, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन के जैसे मान लीजिए आप लोग का उदाहरण लेकर चलिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, अगर एक इंसान जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर मार्केट के अंदर में, ठीक है, तो उसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये तो ये इंसान है, ये तो ऐसा करता है, ये तो वैसा करता है, ठीक है। तो आप लोगों को कई सारी फालतू की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर वैलिड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होगी तो फिर वो फालतू की इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आप लोगों से बोलूं, कई सारे टेलीग्राम पर चैनल बन रखे हैं, ठीक है। अगर टेलीग्राम का चैनल जब वो डिलीट हुआ था, मैंने एक बार एक जो टेलीग्राम पे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी तो उस टाइम पर सस्पेंड हो गया था, ठीक है। तो सस्पेंड जब हुआ उस टाइम पर तो दुनिया भर के स्टडी लवर वीर के टेलीग्राम के नाम के चैनल बन गए, ठीक है। तो वो अब भी कई सारे चल रहे हैं, अगर आप लोग जाकर सर्च करोगे तो आप लोग 8-10 आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, अगर कुछ एक वैलिड चीज प्रेजेंट नहीं होती तो उसकी फोटोकॉपी आप लोग को देखने को मिल जाएगी दुनिया भर की, ठीक है। उसमें हो सकता है दुनिया भर की फेक इंफॉर्मेशन देखने को मिले। तो बोला यह जा रहा है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वैलिड खुद का जर्नलिज्म इनका काम नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर सोशल मीडिया पर अलग अलग नैरेटिव चलते हुए नजर आएंगे जो और ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करेंगे। तो सोशल मीडिया एक अलग मीडिया बन जाता है। तो इसलिए जनरल पब्लिक के अगर आप लोग डिसइंफॉर्मेशन रखेंगे अगर उनको, तो फिर क्या होगा, फिर फेक और डिसइंफॉर्मेशन उनके हाथ लगेगी तो वैक्यूम में फिर ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। ये
पहली तो ये बात बोली गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई कि एक तरीके से आप लोगों को यहां पर एक ट्रस्ट और यहां पर ऑनेस्टी के साथ में लेकर चलना पड़ेगा। चीजों को अगर साथ में लेकर चलना पड़ेगा तो लोगों को भी साथ में लेकर चलना आप लोगों को एक तरीके से। और लोग साथ में कब चलेंगे, जब उनका अंदर विश्वास आएगा। तो यहां पर एक फ्री माहौल आप लोग बनाइए, ताकि अगर कोई अपने थॉट शेयर करना चाहता है, एडिटोरियल लिखना चाहता है, एक फ्री इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उनको भी लगे कि हाँ रियलिटी में हम लोग को देश में इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन वो वाली बात यहां पर देखने को मिल नहीं रही है। ठीक है, तो बोला यह जा रहा है कि जर्नलिस्ट के लिए कि बिकम इम्पॉसिबल फॉर देयर टू डू अ नॉर्मल रिपोर्ट। ठीक है, तो एक तरीके से नॉर्मल रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं वो, और ये काफी बड़ी बात है। और कोर्ट को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। कोर्ट को सीरियसली क्यों लेना चाहिए? कोर्ट को सीरियसली इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है। तो ये आर्टिकल 32 के अंदर अगर आप लोग फंडामेंटल राइट का नाम हो रहा है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ये ऑलरेडी हमारे संविधान में बोला गया है, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये है पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन इस कंप्लीट आर्टिकल के बारे में। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। ओके, अब आगे जो चलने वाला हूं यहां पर ये एयर इंडिया के बारे में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर आंसर राइटिंग आप लोगों को करनी है तो टेलीग्राम पर जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोग टेलीग्राम पर ही देख सकते हैं आंसर राइटिंग ग्रुप। ठीक है, तो स्टडी लवर वीर टेलीग्राम पर ही आंसर राइटिंग ग्रुप पर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। यहां पर ये वीर तालियन ऑफिशियल के नाम से यहां पर, ठीक है, 50 जारी करीब मेंबर है यहां पर जो आंसर राइटिंग करते हैं। तो वीडियो के नीचे जो लिंक होता है यहां पर आंसर राइटिंग का ऑप्शन आप लोग को आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहां पर आंसर राइटिंग करते हैं और एक दूसरे का रिव्यू भी करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता दूं, कोई भी किसी भी तरीके का लिंक अगर यहां पर पोस्ट करता हुआ पाया जाएगा फालतू की चीजों का, उसको तुरंत ब्लॉक करूंगा मैं। और दुनिया भर के बच्चे मैं ब्लॉक कर चुका हूं, फिर उनको चैनल दिखना बंद हो जाता है, तुरंत उसको ये दिखने लगता है कि प्राइवेट एंड दिस चैनल इज नॉट अवेलेबल। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुमने कुछ गलत कर दिया है और तुमको ब्लॉक कर दिया गया है, और उसको अनब्लॉक मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर सीरियस बच्चे चाहिए, बिल्कुल फालतू की बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ पर कि हाँ फालतू की चीजें चल रही है। कुछ भी अगर यहाँ पर आंसर राइटिंग के अलावा अगर मुझे कोई पोस्ट करता हुआ पाया गया तो मैं उसको अनब्लॉक नहीं करूंगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, उसको लिख लो कहीं पर। ठीक है, तो इसलिए हमेशा वहां पर सीरियस होकर पढ़ाई करो। सीरियस बच्चे ही चाहिए यहाँ पर, फालतू की चीजें नहीं चाहिए बिल्कुल। तो सीरियस होकर ही पढ़ाओ करो, यानी कि फ्री में है तो बस कुछ भी आकर पोस्ट करते रहोगे, कुछ भी चलते रहेगा, पता नहीं क्या क्या पोस्ट करते हैं कई बार। तो इसलिए मैं दुनिया भर के बच्चों को ब्लॉक कर चुका हूं ऑलरेडी, और नहीं चाहता हूं मैं ब्लॉक करना यार। अब बुरा लगता है अंदर से, पर लेकिन आदत से मजबूर है ना, वो क्या करे हो यार, हमें आदत से मजबूर। तो वही बातें हैं, तो आदत से मजबूर मत होइए। अगर कोई चीज प्रोवाइड कराई गई है डिग्निटी के साथ में काम करिए। पैसे नहीं दे रखे तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे फ्री में तो बस वहां रायता फैलाया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं चलने दूंगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी लगेगा मुझे उसको बिल्कुल तुरंत बाहर करूंगा। और आप लोग एक दूसरे का आंसर जरूर रिव्यू करा करो। आप लोग 100% अच्छा आंसर नहीं लिखता है एक पर्टिकुलर पर्सन अकेला, दूसरे का पढ़ोगे तो बहुत सारे पॉइंट आप लोग खुद में ऐड कर पाओगे। और ऐसे ही अपग्रेड कर करके चलना होता है, कभी भी कोई इंसान कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, आज तक भी इतनी सारी चीजें मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारी चीजें मुझे डेली नहीं जानने को मिलती हैं। तो इसलिए कभी भी नॉलेज जो है वो कभी भी आप लोग ऐसा नहीं होता कि आप लोग बोले कि आप लोग चिट्टी बन गए हैं रजनीकांत के। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए अपने आप को आतुर रखिए। कुछ नई चीजें मिलती है तो उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, अपनी अपग्रेड करिए अपनी लाइफ को। तो हमेशा प्रोग्रेसिव रहिए, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है यार। तो रोकना नहीं आप लोगों को, नॉलेज हमेशा गेन करते रहना है अच्छे तरीके से। ओके, तो ये बातें हैं कुछ। बाकी एयर इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो एयर इंडिया आप लोगों को पता है अभी परचेज कर लिया गया टाटा के द्वारा। परचेज नहीं बोलेंगे इसको, एक तरीके से आप लोग बोलेंगे कि फिर से ये टाटा के पास ही चला गया है, टाटा का ही था पहले। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे पूरा, अभी क्या क्या चीजें यहाँ पर डिटेल में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, पहले आप लोगों को हिस्ट्री बताता हूँ एयर इंडिया निकल के कहां से आया। एयर इंडिया जो था इसका नाम था स्टार्टिंग में टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस जब इसको बनाया गया, ये टाटा सन लिमिटेड के डिवीजन का पार्ट था 1932 में, और जीआरडी टाटा साहब जो हैं इनके द्वारा इसको बेसिकली बनाया गया था। 1946 में यहाँ पर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, यानी कि एयर इंडिया जो है यहाँ पर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई एक तरीके से। और 1949 में यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में इसके 49 शेयर परसेंट इसके गवर्नमेंट के पास में पहुंच गए 1948 में। अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर समझिए, जो कि कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अगर जैसे कि प्राइवेट थी पहले यहाँ पर जो एयर इंडिया थी, पर लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने इसके 49% शेयर लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 51% जो है वो अभी भी यहाँ पर टाटा ग्रुप के पास में है। तो इसका मतलब ये कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो टाटा ग्रुप के पास में है। ये 49 का डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, ये डिस इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया है। अभी भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो यहाँ पर किसके पास में, ये यहाँ पर बेसिकली किसके पास में, ये टाटा के पास में। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, ये इसको अपोजिट करके देखना है। इसको ऐसे देखिए, जैसे ये गवर्नमेंट के पास में 100% शेयर थे अब एयर इंडिया के। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए 49% टाटा खरीद लेता,
तो ये डिसइन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता। और अगर 51 टाटा खरीद लेता तो ये प्राइवेटाइजेशन हो जाता। क्यों? क्योंकि अब टाटा ही इसके सारे डिसीजन लेगा, 50% मेजोरिटी का शेयर है, पर लेकिन टाटा ने 100% शेयर यहां पर खरीदे हैं। ठीक है, तो अब फुल्ली प्राइवेटाइज कर दिया गया है इसको। ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन का पार्ट माना जाएगा कि हम लोगों ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइज में फर्क समझिएगा। 49 या फिर उससे कम अगर शेयर यहां पर दिए हैं तो इसका मतलब है कि डिसइन्वेस्टमेंट किया है। और 49 से ऊपर 50 और 51 पे चीजें जैसे ही पहुंच जाएगी, 50 पर तो दोनों के 50-50 हो जाएंगे, दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे, पर लेकिन 51 जैसे हो जाएंगे तो ये प्राइवेटाइज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखेगा, वो क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। अब समझते हैं यहां पर कि गवर्नमेंट के पास में 49 शेयर आ गए, पर लेकिन ऑप्शन उन्होंने एक 2% एडिशनल वो यहां पर शेयर जो है वो परचेज कर सकते हैं, यानी कि ये कभी भी यहां पर कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में जा सकती है। और आगे ऐसा भी हुआ, नेशनलाइज कर दिया गया। फिर आगे चल के 1953 में एयर इंडिया एयर कॉर्पोरेशन एक्ट आया यहां पर 1953 का, जिसके बेस पर बनाया गया। मोनोपोली जो राइट है यहां पर एयर इंडिया की आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहां पर हो गई बेसिकली पूरे देश के अंदर में गवर्नमेंट यहां पर एविएशन सेक्टर है उसको अपने कंट्रोल में लेकर चलने लगी। आगे चलकर यहां पर अगर बात करें, जो कि एक कमेटी बनाई गई जिसके द्वारा रिकमेंड किया गया, जिसका नाम था प्रमोद महाजन। ठीक है, तो इनके द्वारा 1993 में यहां पर रिकमेंड किया गया और 1994 में प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया। यानी कि ये बोला गया यार गवर्नमेंट वाले थोड़े ना सारे काम लेकर चलेंगे, प्राइवेट वालों को भी अलाउ करो ना, थोड़ा काम प्राइवेट वालों को भी करने दो। तो यहां पर अलाउ किया गया और प्राइवेट वाले ने भी थोड़ा सा काम करना यहां पर स्टार्ट किया। तो याद रखिएगा, और आप लोगों से पूछे हमारी कंट्री में एयर फील्ड जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए कब ओपन किया गया, तो 1994 में यहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए इसको ओपन किया गया। तो फिर से यहां से प्राइवेटाइजेशन चीजें स्टार्ट होगी। 2007 में अगर आप लोग बात करें, यहां पर कोशिश ये की गई कि एयर इंडिया को यहां पर विद इंडियन एयरलाइंस, जो कि एक तरीके से NACL यानी कि नेशनल एविएशन कंपनी लिमिटेड, यहां पर इनको मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो जब आपस में इनको मर्ज करने की बात की गई तो ये बोला गया कि एक बेसिक पर्पज ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है, यानी कि जो खर्चा आ रहा है वो थोड़ा कम आएगा। आप लोगों ने देखा जब दो भाई होते हैं तो एक तरीके से क्या होता है, जब वो अलग हो जाते हैं तो ये घर में ये एक चक्की अलग अलग गई। ठीक है, एक जो एक तरीके से जो छोटा बुग्गी वगैरह थे, ट्रैक्टर वगैरह थे, मोटरसाइकिल थी, गाड़ी थी, सबकी अलग अलग हो गई। पर लेकिन जब इकट्ठे थे तो एक से ही काम कर लेते थे। अब खर्चा ज्यादा बढ़ गया, अगर दोनों फिर से मिलेंगे तो एक एक सामान बेचकर दुनिया भर का पैसा कमाया जा सकता है जो फालतू खर्च किया है। तो ऐसे बोल सकते हैं। इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा एक उदाहरण है लोकल एरिया में जिसको आप लोग एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर बड़े लेवल पर भी ऐसे ही है, जब यहां पर मर्ज कर दिया जाएगा तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट है जो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर कई सारी चीजें थी, पर लेकिन ये जो मर्जर था ये बोला जा रहा है कि ये जो है सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि जब दो अलग अलग लोग आपस में मिलते हैं, या तो भाई अलग हो रहे थे अलग बात है, मिल जाएंगे साथ में, चलो समझ में आता है। सोचिए दोनों भाई अलग हो गए और दोनों भाई के बच्चे, एक के भाई के बच्चे जो हैं वो चले गए बेसिकली बाहर पढ़ने के लिए अमेरिका में। ठीक है, एक के भाई के बच्चे चले गए जापान में। ठीक है तो अमेरिका वाले आएंगे और जापान वाले आएंगे, दोनों की कल्चर कंप्लीटली अलग हो गया। ऐसा क्यों करते हो आप लोग, ये देख लो, एक के भाई के बच्चे चले गए सिटी में पढ़ने और एक के गांव में रह गए। आप लोग यहां से देख लीजिए तो दोनों में डिफरेंस कितना नजर आएगा। दोनों एक दूसरे को जल्दी से पचा नहीं पाएंगे। ठीक है, रहने के मामले में, रहने सहने, खाने पीने, सबके मामले में। तो इस तरीके से अगर दोनों कंपनी को मर्ज किया जा रहा है तो ये दिक्कत यहां पर देखने को मिली। तो मर्जर जो था वो फेलियर हो गया। और रीजन क्या क्या दिए गए, एक तो जो टॉप लेवल पर अगर आप लोग जाकर देखोगे जो इनकी ऑथोरिटी थी, वहां पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली। यानी कि टॉप लेवल की जो ऑथोरिटी थी, यहां पर चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते हैं, वो यहां पर बेसिकली 6 साल के अंदर अंदर 4 बदल गए। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब ऊपर लेवल पर ही स्टेबिलिटी नहीं है तो लोअर लेवल पर कहां पर स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, जब घर का मालिक ऐसा है तो घर कैसे चलेगा, तो वो वाली बातें हैं। इसी के साथ में काफी लार्ज स्केल 30,000 के करीब यहां पर इंप्लॉय देखने को मिले। यानी कि एक तरीके से यहां पर मोर देन 200 प्लेन है इनके पास में और 30,000 के करीब इंप्लॉय। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे एग्रीकल्चर के बारे में बात करते ना, एग्रीकल्चर किसी के पास में खेती है 5 बीघे। ठीक है, पांचों के पांचों भाई लगे हुए उस 5 बीघे के पीछे। यार एक भी काम कर लेगा उसमें 4 कुछ और जाकर काम कर लो, कुछ और कमाई धमाई आएगी घर में, थोड़ा और घर का माहौल अच्छा बनेगा। पर लेकिन नहीं, उसी के ऊपर है। ठीक है, उसी में लड़ते रहेंगे सारे। तो ये एक तरीके से ओवरबर्डन चीजों को कराया जाता है, इसको कहते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कहने के लिए एम्प्लॉयमेंट है पर लेकिन रियलिटी में नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो यही ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिला। तो बोला गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा है, तो इसको निकालने की भी बात की गई। ठीक है, अब यहाँ पर और कई सारी चीजें थी। जब एयर इंडिया को यहाँ पर देखा गया तो इनके और जो यहां पर मर्ज की गई एयरलाइंस, उनका काम जो था इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में काफी ज्यादा डिफरेंस था। जैसे कि एयर इंडिया जो थी वो 5 दिन सप्ताह में काम करते थे इसके जो इंप्लॉय थे, पर लेकिन इंडियन एयरलाइंस के इंप्लॉय जो थे वो 6 डे काम करते थे यहाँ पर। यानी कि उनको 1 दिन की छुट्टी मिलती थी, एयर इंडिया को 2 दिन की मिलती थी। अगर आप बोलने लगे कि एयर इंडिया को भी 1 दिन की छुट्टी मिलेगी तो सारे इंप्लॉय जो है वो गुस्से में आ जाएंगे, मतलब काफी ज्यादा उल्टी सीधी प्रोटेस्ट वगैरह होने लगेगा। तो ये दिक्कतें आने लगी। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर एक तरीके से, अगर यहाँ पर कि 5 की जगह वो इसको एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस को भी अगर 6 की जगह 5 दिन ही कर दे
तो और ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, एक दिन की और छुट्टी रहेगी और दिन की कमाई अच्छी नहीं होगी, तो वो चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में जो पायलट थे एयर इंडिया में, गवर्नमेंट के दामाद बन गए थे, तो उनको तो हर 5-6 साल में उनको बेसिकली प्रमोशन मिलता था अनकंडीशनली, बन गए तो प्रमोशन होना है तो होना ही है। पर लेकिन दूसरे में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे में क्या था, उसमें 10 साल में प्रमोशन मिलता था, और वो भी वैकेंसी है, ये परफॉर्मेंस के बेस पर, ऐसा नहीं कि ऐसे ही प्रमोशन दे देंगे। तो ये दिक्कतें देखने को मिली यहाँ भी इसके चलते भी। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि वन मैनेजर या सुपरवाइजर, ठीक है, सेम ऑपरेशन के लिए यहाँ पर अब देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है कि वो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो कई बार कोऑर्डिनेशन ही देखने को मिलता था, अलग अलग में अलग अलग हो गए तो दिक्कतें देखने को मिली। नेक्स्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह धर्माधिकारी कमेटी बनाई गई 2012 में, और इसके द्वारा बोला गया कि यार यूनिफॉर्म कंडीशन रखो दोनों के लिए, ये दोनों ही तुम्हारे ही एक साथ के पार्ट हैं, अगर इनको ऐसे अलग अलग लेकर चलोगे तो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तो ये बोला गया कि अगर रियलिटी में आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर चलना है तो दोनों को पार्ट बनाइए। तो ये बातें बोली गई, तो इसके चलते क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी काफी ज्यादा कॉस्ट आप लोगों की, ठीक है, काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कई सारे और भी बातें यहां पर बोली गई एक तरीके से इस टाइम पर कि किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो उसमें काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से अभी बात करूंगा। पहले अभी जो है अब आर्टिकल थोड़ा देखते हैं, फिर यहां पर इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। आर्टिकल में कई सारी बातें यहां पर बोली गई है, तो यहां पर ये इसके बारे में समझते हैं। हुआ क्या है अभी यहाँ पर, किसके द्वारा इसको खरीदा गया, यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये बताया गया स्टार्टिंग में कि 1930 में आप लोगों को देखने को मिली, यहाँ पर 68 ईयर बाद फिर से वापस आ गए, यानी कि फिर से जहां से गए थे वहीं पर आकर रुक गए, इसीलिए कहते हैं पृथ्वी गोल है। 100% स्टैक यहाँ पर खरीद लिए, यहाँ पर ये टेल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि किसकी है, ये टाटा की है, तो टाटा के द्वारा खरीदे गए, ओके। इसी के साथ में यहाँ पर जो टाटा है, यहाँ पर एक तरीके से अब देखने वाली बात ये होगी, जैसे कि जियो ने जब एंट्री की थी यहाँ पर, किसमें, जियो ने एंट्री की थी यहाँ पर बेसिकली मोबाइल इंडस्ट्री में, खासकर जब जियो आया यहाँ पर। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे ही चेंज आप लोगों को देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में एयरलाइंस के फील्ड में, ठीक है। तो ये काफी बड़ा चेंज आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो एक तरीके से हमारी कंट्री में अगर बात करें, एयर इंडिया जो है इट लो कॉस्ट यूनिट, एयर इंडिया एक्सप्रेस इसकी लो कॉस्ट यूनिट है, जो कि 55 ओवरसीज डेस्टिनेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर ग्लोबल रीच बेस की तो टाटा जो है वो एक अच्छे लेवल पर इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करती हुई आप लोगों को नजर आएंगे। 13.2% जो कंसोलिडेटेड मार्केट है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक जो बेसिकली यहाँ पर बात करें तो इसके चलते अभी इनके पास में, और बाकी अगर बात करें इनको जो सारे मिला दो 27 पर, लेकिन इनका कॉम्पिटिटिव जो है वो है इंडिगो, ठीक है। तो इंडिगो कॉम्पिटिटिव बोला गया है। और अच्छी बात है यहाँ पर ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोडक्टिव काम करने को मिलेंगे। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करती थी, और यहाँ पर टैक्स पेयर का मनी भी यहाँ पर बर्बाद हो रही थी बेसिकली इसको संभालने में, तो प्राइवेटाइजेशन के हाथ में चला गया और एक अच्छी खासी डील भी मिल गई। तो अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सोशल और स्ट्रेटेजिक सेक्टर पर फोकस दे सके, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, तो इन सब चीजों के बारे में ये स्पेस वाला सेक्टर हो गया, इसमें हम लोग काम कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छा देखने को मिलेगा, इनके टैक्स पेयर की मनी जो है इनको मेंटेन करने में नहीं जाएगी। और पेंडेमिक के चलते अभी काफी सारी दिक्कत देखने को मिल रही है, तो आगे आने वाले टाइम में अब डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को कैसे लेकर चलना है तो भी देखने वाला मुद्दा होगा। गवर्नमेंट जो है उसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर अभी बोला जा रहा है गवर्नमेंट डिसीजन जो है वो एग्री हो गई है कि 75% जो यहां पर डेट है वो यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में मेडिकल बेनिफिट भी जो फॉर्मर इंप्लॉई है एयर इंडिया के उनको प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सारा बोझ जो है वो टाटा के ऊपर नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, एक डील को अच्छी डील बनाया गया, तब यहां पर टाटा ने आकर एंट्री मारी है, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि 13,000 के करीब जो परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ है एयरलाइंस के अंदर में उसको निकाला नहीं जाएगा, कम से कम 1 साल तक तो ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है, तो सारा बर्डन क्योंकि इसके पास में नहीं है, तो 1 साल तक उसके बाद में देखते हैं क्या डिसीजन यहां पर लेना है। तो साइजेबल वर्कफोर्स है काफी लार्ज स्केल पर, तो सीरियस चैलेंज है कैसे मेंटेन करना है। तो टाइम के चलते फ्यूल कॉस्ट भी है और कोविड-19 का इंपैक्ट भी है, तो ऐसे टाइम पर ये देखने को मिलेगा। इनका टेस्ट एक तरीके टेस्ट है यहाँ पर ये कि कैसे ये सही तरीके से यहाँ पर चीजों को लेकर चलते हैं, कैसी इनकी क्षमता है प्रबंधन की, मैनेजमेंट की, कैसी इसकी लेन की, तो वो वाली यहाँ पर देखने को मिलेगी अभी फिलहाल के टाइम पर। तो ये अंडरस्टैंड करने की बात की जा रही है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जैसे कि चीजें होंगी, ऑपरेशन चलेंगे, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम पे जो इंटरनेशनल ऑपरेशन होंगे, ठीक है, तो उसके चलते काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कई सारे जो ऑपरेशन है, अगर यहाँ पर आप लोग बात करें आज के में, ये बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, आप लोगों को उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए मार्केट में अगर बात करें, यहाँ पर 2 एप्पल की दुकान है, ठीक है,
आप लोगों ने कभी इस एप्पल की दुकान पे से एप्पल ले लिया, कभी इस एप्पल की दुकान पे से एप्पल ले लिया, ठीक है। पर लेकिन अगर रेगुलरली अगर आप लोग एक से ही लेते रहेंगे तो आप लोगों को जानेगा थोड़ा, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा ठीक प्राइस लगाएगा, यार मेरा परमानेंट कस्टमर है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, कई बार ये करते हैं कि अलग अलग एक तरीके से अलग अलग एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं अलग अलग कंपनी के। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर कोई कंपनी सही डायरेक्शन में चले तो एक ही कंपनी के यूज करती है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में एयर इंडिया के पास में आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेंगे, तो इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसके चलते यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। अगर एयर इंडिया के बारे में बात करते हो 111 जो प्लेन है इनके द्वारा लॉन्ग टर्म लोन पर भी लिया गया, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली थी। और कैग ने भी बोला था यहाँ पर कि एक तरीके से नॉन सेंस वाली बातें क्रिटिसाइज भी किया गया था कि लोन पर इतनी सारी चीजें इस तरीके से लेकर चलना, तो काफी लॉस में यहाँ पर ये चली गई थी अगर बात करें। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2007 में इसको 7,700 का इसको बेसिकली लॉस था, और फिर यहाँ पर इसको 2 साल के बाद ही फाइनेंशियल ईयर में इसको ये 7,200 का हो गया, 700 से 7,000 पर पहुंच गया। क्यों? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मान लीजिए आज के डेट में आप लोग शादी करते हैं, ठीक है, शादी करते हैं और आप लोग यहाँ पर आप लोग लोन में चल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से लोन में नहीं, आप लोग ऐसे नहीं, मतलब अगर आप लोग जो है आज के डेट में एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और आप लोगों ने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया है, आप लोग जो है मान लीजिए आप लोग की एक गवर्नमेंट जॉब आ गई है, ठीक है, आप लोगों ने शादी कर ली एक ऐसे इंसान के साथ में जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। अब क्या होगा, आप लोगों की गाड़ी जो है वो डबल रफ्तार से चलने लगेगी, क्योंकि दोनों के पास में गवर्नमेंट जॉब है, तो घर जो है वो अच्छी डायरेक्शन में आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन सोचिए आपके पास में जॉब नहीं है, ठीक है, और आप लोगों ने एक बेरोजगार से शादी कर ली, ठीक है, ये लड़का लड़की दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है ये। तो अगर आप लोगों ने एक बेरोजगार से शादी कर ली तो सामने वाला तो बर्बाद बैठे है, नहीं कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो वो वाली बात है। अब दोनों जो है वो डिजास्टर फेज में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो ये वाली चीजें देखने को मिलेगी। तो एयर इंडिया जो थी वो तो डूब ही रही थी, ठीक है, उसके साथ में एक और ऐसी आ गई, तो दोनों डूबती डूबती जो एक तरीके से ले डूबी चीजों को, तो इतना ज्यादा बर्डन पड़ गया यहाँ पर कि जो 7,700 का लॉस था वो यहाँ पर बेसिकली ये सॉरी 770 का लॉस था, ये 7,200 का लॉस बन गया ओनली 2 साल के अंदर अंदर में। अब गवर्नमेंट कहां से झेले इसको, तो गवर्नमेंट की कमर टूट गई, तो उसके चलते उनको लगा कि अब इसको निकाल देते हैं, ठीक है, तो फिर वहां से माहौल बनना स्टार्ट हो गया। 2012 में अनाउंस किया गया कि यहाँ पर कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा, 30,000 करोड़ रुपए इसके अंदर डाले जाएंगे, ठीक है, 2021 तक का। तो एयर इंडिया जो है वो रन करना स्टार्ट कर दी, टैक्स पेयर की मनी बर्बाद हो रही थी, तो फिर काफी कुछ यहाँ पर इन्फ्यूज किया गया, 26,500 करोड़ रुपए और इन्फ्यूज किए गए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आराम से निकल गई है, बहुत जद्दोजहद गवर्नमेंट ने लगाई है, इवन बेइज्जती इतनी हो गई थी। आप लोग सोचिए एक पर्टिकुलर लड़के की शादी करनी है, ठीक है, और लड़के को बोला जाए कि देखने वाले आ जाओ, मतलब इनवाइट किया जाए लड़के को या फिर लड़की को कि देखने वाले आ जाओ, कोई देखने ही नहीं आ रहा है घर पे, ठीक है, कि हाँ हमको शादी भी करनी है, हमको ये काम का लड़का लग ही नहीं रहा है, काम की लड़की लगी नहीं रही है, तो सोचिए कैसी इमेज हो जाती है, कैसा लगेगा, ठीक है। तो या फिर देखने आए पर देखकर बिना देखे बोले कि हाँ पसंद नहीं आया चले जाए, तो ऐसा कुछ एयर इंडिया के साथ में देखने को मिला। तो एयर इंडिया की खतरनाक लेवल की बेइज्जती हुई भाई साहब। तो उस टाइम पर फिर लगा कि अब चीजें थोड़ी सुधारनी चाहिए, वरना ये पता चला बिल्कुल भी नहीं निकल पाए। तो कई सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या दिक्कत है और यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ताइवान के बारे में। पहले आप लोग यहाँ पर समझिए बेसिकली आर्टिकल में क्या बोलने की कोशिश की जा रही है और चक्कर क्या है, तब आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मतलब पूरा एक बेसिक आप लोग समझिए पहले, उसके बाद में फिर चीजों को आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। कहने का मतलब ये अभी हुआ क्या है बेसिकली यहाँ पर, जो ताइवान है, ताइवान जो है वो एक तरीके से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है, क्योंकि चाइना जो है उसको अपना पार्ट मानता है और चाइना जो है उसको कंप्लीटली कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर लेकिन चाइना कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर थोड़ा सा आप लोगों को एक दूसरे मैप में मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैप जरूर अच्छे से देखा करो, ठीक है। अपनी प्यारी कंट्री हो गई यहाँ से, और ये हो गया हमारा पड़ोसी लंगोटिया यार चाइना। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली ताइवान स्टेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये हांगकांग। चाइना के लिए ताइवान और हांगकांग जो है वो गले की हड्डी बने हुए हैं। पहले तो ताइवान के बारे में बताता हूँ, फिर हांगकांग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। हांगकांग जो है उसके बारे में हालांकि ज्यादा आर्टिकल में मेंशन नहीं है, पर लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी आप लोगों को, ठीक है। ताइवान जो है, जो आज के डेट में जिसको आप लोग ताइवान बोलते हैं, एक टाइम पर जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी आज के डेट में रूल करती है, वो पहले पूरे चाइना के ऊपर रूल किया करती थी। पर लेकिन यहाँ पर फिर चाइना की पार्टी आ गई बेसिकली, तो चाइना की जो मेन पार्टी यहाँ पर जो आज के डेट में देखने को मिलती है, उसने जब यहाँ पर अपना कब्जा जमाया तो ये वाली पार्टी जो थी वो भागकर यहाँ पर आ गई, ठीक है, जो बेसिकली पहले से रूल कर रही थी, और उसने यहाँ पर जाकर रहना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग के दिनों में तो ये बोला जा रहा था चाइना आजाद हो गया 1949 में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के दिनों में तो ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर रह रही है, ये मेन चाइना है और यहाँ पर ये इसका पार्ट है, यानी कि ये मेन चाइना है और ये इसका पार्ट है। पर
पर लेकिन जैसे जैसे इसका कद बढ़ना स्टार्ट हुआ, इसका अस्तित्व बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो फिर नैरेटिव जो है वो चेंज हो गए, फिर बोलने लगे कि हाँ ये मेन चाइना है और ये इसका पार्ट है। तो ऐसे यहाँ पर लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया और इस चाइना ने इतना ज्यादा यहाँ पर ताकतवर तरीके से चीजों को लेकर आकर बढ़ा कि सबने एक्सेप्ट कर लिया। इवन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी इसको आगे चलकर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। वरना नॉर्मली क्या था, स्टार्टिंग के फेज में चल रहा था कि जैसे यहाँ पर चाइना आजाद हुआ, कुछ ही टाइम बाद में यूएसए ने एंट्री मारी और यूएसए ने मिलिट्री रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए ताइवान के साथ में, और ये बोला अगर ताइवान को कोई कुछ बोलेगा तो अब उसको यूएसए के साथ में पंगा लेना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से जिस किसी ने बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया तो वो देवसेना को हाथ लगाया तो समझना बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। तो वही वाली बातें देखने को मिली। तो फिर यहाँ पर कौन आगे कुछ बोलेगा, ठीक है, तो फिर तो कोई कुछ बोला ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर चीजें चलती रही लंबे समय से। यही कुछ फंडा आप लोगों को देखने को मिलता है हांगकांग का। हांगकांग जो था वो 1997 तक था बेसिकली यूके के अंदर में। फिर यहां पर इसको बेसिकली वन चाइना वन पॉलिसी के तहत यूके ने ट्रांसफर कर दिया चाइना को कि पर लेकिन बोला ये कि वन चाइना, एक तरीके से वन चाइना की पॉलिसी तो चलेगी यहाँ पर सिस्टम दो रहेंगे। सिस्टम दो मतलब हांगकांग में डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर डेमोक्रेसी चलेगी, आप लोगों के अंदर तो डेमोक्रेसी है नहीं, ठीक है, तो पर लेकिन यहाँ पर इंटरफेयर आप लोगों को नहीं करना है। तो ये चीजें हैं। तो आज की डेट में कंडीशन जो है वो एक अलग ही लेवल पर है। यहाँ पर अगर बात करूं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर, तो ये ताइवान हो गया, ये ताइवान स्टेट हो गया, ये चाइना हो गया, यहाँ पर ये चाइना सी हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया, थोड़ा सा नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसके बारे में, और अपनी कंट्री तो हो गई। अभी फिलहाल कंडीशन यहाँ पर ये कि ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से यहाँ पर ये काम करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर यहाँ पर चीजों में उंगली की थी, तब से यहाँ पर चीजें इस डायरेक्शन में होने लगी। तो अभी जो बाइडेन भी उसी पैटर्न को लेकर आगे चल रहे हैं। तो यानी कि जब इन्होंने बोला था कि चाइना का ही पार्ट है, पर लेकिन चाइना की हरकतें देखते हुए, हरकतें तो कम है, ये बेसिकली है चाइना आज के डेट में यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज करने लगा है। आज के डेट में पहले लगता था कि बस मैं ही हूं इस दुनिया में, अब उसको लगने लगा चाइना भी आ गया है। तो उसके चलते यूएसए को थोड़ी सी उससे थोड़ी सी खुन्नस भी हो रही है, तो इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। इसलिए क्वाड बना लिया, इधर एयू के यूएस बना लिया इनको टैकल करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप इनके द्वारा यहाँ पर उठाए गए हैं। पर लेकिन चाइना और ताइवान के बीच में आप लोगों को ऐसा नहीं है कि बड़े ही नॉर्मल एक तरीके से ऐसे ही कि बड़ी खराब रिलेशन है। अगर बात करेंगे आज के डेट में, अगर बात की जाए तो 188.5 बिलियन जो आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा बायलैटरल रिलेशन है यहाँ पर ताइवान के साथ में, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कंडीशन कैसी है यहाँ पर, जो कि लगभग चाइना की जो ताइवान की जीडीपी का लगभग 15% है। तो ताइवान जो है काफी एक तरीके से हायर तरीके से डिपेंड भी करता है बेसिकली चाइना के ऊपर, ठीक है, जो ताइवान है। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में जो चीजें हैं, अगर इस तरीके कुछ होने भी लगती हैं तो दोनों के ऊपर काफी ह्यूज इंपैक्ट पड़ने वाला है। और ये सारा खेल कहां हो रहा है, ये हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। जैसे मैंने बताया ना, इंडियन ओशन हो गया और ये पैसिफिक रीजन हो गया, इसको मिला देते हैं तो इंडो पैसिफिक बन जाता है। तो इसके बीच में गोला, तो यहाँ पर इसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर अगर देखें आज के डेट में, अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर एटलीस्ट 38 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। वर्ल्ड का 44% सरफेस एरिया है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 65% है, वर्ल्ड की जीडीपी 62% है, ठीक है। इसी के साथ में वर्ल्ड में जो बात करें यहाँ पर ट्रेड 46% देखने को मिलेगा, कंटेनर ट्रेड 55%, और जो यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं शिप के थ्रू एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 70%। तो काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करता है। तो इस रीजन में अगर शांति नहीं रहेगी तो काफी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये अभी माहौल बन रहा है चाइना को लेकर कि यहाँ पर जल्दी शांति नहीं रहेगी। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। तो इंडिया को भी उसी तरीके की चीजों को लेकर चलना चाहिए कि यूएसए के हर जगह ऐसा नहीं कि यूएसए की हर फटे में टांग अड़ानी है, क्योंकि यूएसए जो भी करता है अपने फायदे के लिए करता है। कल को अगर उसको फायदा नहीं होगा तो छोड़कर निकल लेता है जरा सी देर में, जैसे अफगानिस्तान को छोड़कर निकल गया। और फिर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है तुम देखो, हम इसको नहीं देखने वाले हैं। ऐसी हरकतें आप लोगों को यूएसए की देखने को मिलती है। तो इसलिए इंडिया को अपने हिसाब से काम कर लेना चाहिए थोड़ा। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। यहाँ पर QES क्या है इसके बारे में बात करूंगा, और शब्द यूज किया गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि हैरान करने वाला, यानी कि जो डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जो नंबर यहाँ पर बताए कि इतनी हमारी कंट्री में लोगों को जॉब मिल गई है, तो राइटर को वो परप्लेक्सिंग लग रहे हैं, यानी कि राइटर को हैरान करने वाले लग रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है थोड़ा सा, देखिए जहाँ भी मुझे मिला करेगा ना मौका थोड़ा सा, ठीक है। तो वो कैब जैसे मैंने आप लोगों ने देखा होगा कई जगह बीच में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है। तो इस तरीके से जहां पर भी मुझे लगेगा वो कैब वगैरह को प्रोवाइड करा दिया करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जहां जहां भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उसको देख लिया करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये आप लोग वर्ड जो है आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे जब आप लोग आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे। तो ये जो QES रैंकिंग है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे के बारे में। कई सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो लेबर ब्यूरो है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो ऑल इंडिया क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे बोलते हैं, वैसे QES बोलते हैं। तो अभी रिसेंटली ये प्रस्तुत किया गया फर्स्ट क्वार्टर के लिए। तो इसके चलते बोला गया कि 10 और जो 10 से ज्यादा वर्क जो एक तरीके से जॉब देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी मतलब कोई कंपनी उसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और नो एरिया जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, ये सारे में, या फिर जो यहाँ पर आईटी, ये बीपीओ हो गया, यानी कि इन एरिया को चेक किया गया और इन एरिया को चेक करने के बाद में बोला है कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिली है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 3 करोड़ के करीब लगभग बोला इनके द्वारा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लगभग 3 करोड़ के करीब बोला है कि लोगों को जॉब मिली है इनके द्वारा, जैसे कि यानी मैन्युफैक्चरिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ में, आईटी, ट्रेड, ये फाइनेंस, अदर। तो ये जो इतना लोगों को जॉब मिला है, तो राइटर ये बोले यहां पर बेसिकली जेंडर के बेस पर देखें 70% मेल और 29% फीमेल। तो बोला ये जा रहा है कि दुनिया भर के लोगों को जॉब मिली है। तो इसका जो डेटा प्रस्तुत किया गया है, तो राइटर ये बोल रहे हैं कि इतना ऊपर से बोल देना इतने लोगों को जॉब मिली है, इसका मतलब ये कि रियलिटी में जॉब मिली है। अब चेक करने वाली बात यहां पर है कि ग्राउंड लेवल पर चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये एरिया बोले गए हैं, इसके अंदर एग्रीकल्चर और इसी के साथ में हंटिंग, फॉरेस्ट और फिशिंग नहीं है, इनफॉर्मल बिजनेस नहीं है और डोमेस्टिक सर्विस नहीं है। बाकी ये 9 सेक्टर हैं जो कि इंक्लूड कर यहां पर चल रहे हैं। तो ये जो 9 सेक्टर में यहां पर जॉब मिली है, तो QES जो है यहां पर एक एंटरप्राइज बेस्ड सैंपल सर्वे यहां पर कंडक्ट कराती है, ठीक है। इसके द्वारा बेसिकली एक तरीके से जो कलेक्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन, ये बिजनेस रजिस्टर या वेट जो विद द एनुअल टर्नओवर जो है उसको बेसिकली लेकर चलता है 30,000, ठीक है, सॉरी 3 लाख, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर सैंपल इकट्ठे कहते हैं फैक्ट्री, ऑफिस या फिर अलग अलग एरिया से जो प्रोवाइड कराते हैं, और सैंपल जो साइज होता है वो लगभग 20,000 लेकर चलते हैं कि 20,000 के लोगों को चेक करना है, तब पता चलेगा ये चीजें सही है या फिर गलत है। और उसके बेस पर ये बोलते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों को जॉब मिली है। तो राइटर यहाँ पर ये बोले कि इतने लोगों को जॉब मिली, क्या रियलिटी में मिली है या फिर ये सारी जो है अफवाहें हैं, ठीक है। तो राइटर बोले कि एग्जैक्टली तो तब पता चलेगा ना कि आप लोग बोलने लगे कि मेरे ना 800 नंबर आए हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर में, तो पता तो जब चलेगा ना कि किस किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, तो वहां से पता चलेगा। उनको ऐड करने के बाद में 800 आए या फिर हवा में बात बोली जा रही है। तो 85% जो टोटल इंप्लॉयमेंट जो यहां पर बोला जा रहा है, 10 जो यहां पर बेसिकली या फिर उससे ज्यादा वर्कर्स के लिए, तो इस 6th इकोनॉमिक जो सेंसस था उसके बेस पर इनके द्वारा बातें बोली जा रही है और इसी के बेस पर ये सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि QES जो है किसके बेस पर प्रस्तुत किया जाता है, तो ये 6 इकोनॉमिक्स जो सेंसस है उसके बेस पर प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अगर बात करें इनके द्वारा, तो जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है तो उसके उस पर भी बातें की जा रही है कि या तो वेरिफिकेशन किया जा रहा है, रिकॉर्ड जो एक तरीके से जाकर वहां पर कलेक्ट किया जा रहा है, या फिर उसको खुद ऑनलाइन ही ये बेसिकली कंफर्म कर ले रहे हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड हैज नॉट बीन एक तरीके से रिस्टोर फॉर कलेक्शन ऑफ द डेटा, यानी किस तरीके से आप लोगों ने कलेक्ट किया है, तो वो वाली देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा बोला गया कि फोन पर बातें कर कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ चल रहा है, मैं पूछ लूं ना, और भाई क्या चल रहा है कि सही चल रहा है यार, मतलब जाकर ना देखो, हाँ बस ये बोलते सही चल रहा है, ठीक है, अपने रजिस्टर में चढ़ा दे, सब सही चल रहा है, ठीक है। तो वो बातें हैं कि यहाँ घर की छत टूट गई, बाकी सब सही चल रहा है, घर में एक बकरी थी दूध देने वाली, वो मर गई, बाकी सब ठीक चल रहा है, ठीक है, माता जी बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हो गई, बाकी सब सही चल रहा है, तो वो वाला सही चल रहा है। तो राइटर यहाँ पर ये बोले हैं ऐसे सही चलने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो ये सही नहीं है जो यहाँ पर डेटा प्रस्तुत आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इतने लोगों को जॉब मिल गई है रियलिटी में, क्या रियलिटी में इतने लोगों को जॉब मिल गई है, फिर हवा में बातें चल रही हैं, तो इसके ऊपर राइटर जो है वो थोड़े से सहमत नहीं है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इनके द्वारा 10,593 के करीब यहाँ पर जो है कवर किए गए, बोला गया 85% टोटल इंप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ से निकल कर आ रहा है। किस किस में कितनी कितनी ग्रोथ है वो मैंने आप लोग को बताई दी। तो राइटर बोले कि एक्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर क्या क्या चीजें होगी वो तभी पता चलेगा जब अलग अलग सेक्टर को ढंग से एनालाइज किया जाएगा, उसके डेटा को वेरीफाई किया जाएगा। ये इनको जो है ये जो डेटा है ये हैरान करने वाला लग रहा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। आइए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन। तो यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिकली ज्यादा नहीं। यहाँ पर बोला गया कि शाह जी के द्वारा बोला गया कि मोदी जी जो है वो डिक्टेटर नहीं है, जो भी बात डिसीजन वो लेते हैं वो सारा हमसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद में वो बात लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में मतलब कुछ इंप्लीमेंट करते हैं। तो कुछ बातें बताई जा रही हैं, बाकी की यहाँ पर जो पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिला, स्कैम वगैरह, पुरानी गवर्नमेंट, वो सब चीजें इनके द्वारा बोली जा रही हैं, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट जो एरिया है उसको देखते हैं पहले, क्या क्या जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर POCSO के बारे में, ठीक है, POCSO। तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा बेल दे दी गई एक मैन को जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ था ये वाला। तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो 2012 में बेसिकली यहाँ पर ये एक्ट लाया गया, तो प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को, कोई ऑफेंस होता है, सेक्सुअल असोल्ट होता है, हरासमेंट होता है, फिर पोर्नोग्राफी कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो सेव करता है यहाँ पर, और एक तरीके से बच्चे के वेलबींग के बारे में यहाँ पर बात करता है। यहाँ पर अगर बात करिए जो डिफाइन करता है कि बच्चा जो है वो बिलो 18 माना जाएगा, 18 साल की एज के नीचे, हर एक स्टेज पर, चाहे वो शारीरिक हो, फिजिकल, इमोशनल, या फिर भावुक, इंटेलिजेंस, बौद्धिक, या फिर सोशल, एक तरीके से ये सामाजिक विकास, तो हर एक लेवल पर ये काम करने की कोशिश करता है। ये बोलता है कि बच्चे के साथ में किसी भी तरीके से सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, पेनिट्रेशन, किसी भी तरीके से नॉन पेनिट्रेशन, इनके छेड़छाड़ की गई बच्चे के साथ में, सेक्सुअली हरासमेंट किया गया, पोर्नोग्राफी जैसी कोई कंडीशन देखने को मिल रही है, तो वो इसके अंदर अपराध माना जाएगा।
तो यहाँ पर ये जो एक्ट है नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, जो आसपास वाले लोग हैं ना वही आप लोगों को ये करते हुए नजर आएंगे। तो बच्चा जो है वो एक तरीके से उसके साथ में होती है जो मेंटली इल है कोई बच्चा, ठीक है, या फिर एक तरीके से बच्चा जो है यानी कि बच्चा शरीर से बड़ा हो गया पर लेकिन दिमाग से बड़ा नहीं हुआ है, तो आप लोगों को खासकर ऐसी लड़कियों के काफी ज्यादा रेप होते हुए देश के अंदर आप लोगों को नजर आते हैं। और यहाँ पर खासकर जो कई बार तो ऑथोरिटी जैसे कि कोई ऐसे कि फैमिली मेंबर हो गया, पुलिस वाला हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये भी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। ये भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि सोचने वाली बात है कि जो इतने ज्यादा ट्रस्टवर्दी माने जाते हैं फैमिली मेंबर, पता नहीं कौन होगा, कोई रिलेटिव ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें भी तो पुलिस जो है जैसा रोल प्ले करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में वो वैसा नहीं करती है, तो उनको प्रोटेक्टर की तरीके से देखना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर भी सेक्सुअल एब्यूज के केसेस निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर बोला जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर केस को निपटाना होता है। तो इसके अंदर ये पूरा मुद्दा आप लोग को देखने को मिलता है। तो बेसिक इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है फार्मर्स के बारे में। तो क्या बातें हैं यहां पर देख लेते हैं एक बार। अभी यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो अभी यहां पर जो फार्मर इन ईस्ट, ये बोला जा रहा है सी लिटिल होप इन ईस्टर, मतलब इसका मतलब हलचल, ठीक है। तो एक हलचल देखने को मिल रही है, आप लोगों को पता है कि प्रोक्योरमेंट किए जा रहे हैं। तो जो प्रोक्योर किया गया पंजाब से सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश से दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे से, तेलंगाना पे चौथे से और यूपी में 5वें नंबर था, यहां पर प्रोक्योर किया गया, ठीक है। ये एलोकेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा था, यूपी को सबसे ज्यादा और बिहार को सबसे ज्यादा। कितना प्रोक्योर किया गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट होता है ना, फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारी कंट्री में, उसके बेस पर आप लोगों को देखने को मिलता है कहां से प्रोक्योर और कहां से देना। तो यूपी में सबसे ज्यादा क्यों दिया गया और बिहार में पॉपुलेशन के बेस पर दी जाएंगे ना चीजें, तो यहां पर उस तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही है। और वैसे भी यूपी को हो सकता है ज्यादा मिल रहा हो क्योंकि यूपी में इलेक्शन भी है, तो उस बेस पर भी यूपी को थोड़ी चीज ज्यादा दी जा रही हो, ठीक है। आगे बात करती है स्टेबल बर्निंग और बायो डिकम्पोजर के बारे में बात की जा रही है। स्प्रे करने से क्या चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी जैसे जैसे सर्दी आएगी ऐसे आर्टिकल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो पूसा डिकम्पोजर के बारे में याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था। पूसा जो डिकम्पोजर है, यहाँ पर ये गोलियां हैं, बेसिकली ऐसे कैप्सूल है। तो ये जो कैप्सूल है किसानों को दिए जाते हैं, किसानों को खाने नहीं है कैप्सूल, ठीक है, किसानों को ऐसे नहीं दिए जाते, मतलब इनको पानी में मिलाकर अपने खेतों में छिड़कने होते हैं। नॉर्मली जो खेत तैयार होता है जो नहीं खास फूस जो होता है वो गलने के बाद में 45 दिन में तैयार होता है, पर लेकिन ये इसको ओनली 20 दिन में तैयार कर देता है, ठीक है। तो एक तरीके से ज्यादा टाइम भी नहीं एक तरीके से लगता है इसके अंदर, तो चीजें आराम से हो जाती हैं। तो ये मिक्स किया जाता है लिक्विड के साथ में, यहाँ पर लगभग 25 लीटर पानी के साथ में 4 कैप्सूल मिलाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर इसको मिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लगभग 1 हेक्टेयर में काफी होगा, तो इसके चलते यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर किसानों को फायदे से देखने को मिल जाता है। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। ओके, तो बेसिक है, बाकी चाइना के साथ, चाइना जो है श्रीलंका वाले एरिया में आ रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है, ऐसी बातें बोली जा रही है। और इंडिया चाइना के रिलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं कब तक चीजें होती हैं। ये यहाँ पर अभी एक पर्टिकुलर टनल आप लोगों को देखने को मिलता है। टनल एक सुरंग होती है, आप लोग देखते हैं, ठीक है। ये तो सिंगल है, वैसे 2 भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है पैरेलल में इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से। बाकी यहाँ पर एक है, और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो लैंड स्लाइड देखने को मिलती है ना, अभी आप लोगों ने देखा, तो ये बहुत बड़ा रीजन प्ले करते हैं जब इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन चलता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर हिली एरिया, इसका नाम याद रखते हैं, ये है बेसिकली कुथेरायन, ठीक है। तो पूछे कहां पर है ये, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा केरला के अंदर में। तो इसके अंदर यहाँ पर ये है बेसिकली पलक्कड़ और इसी के साथ में थ्रिसुर, ये केरला के अंदर इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो इसको यहाँ पर ये सेकंड टनल जो है एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही यहाँ पर जनवरी 2022 में चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज निकल कर आ रही है, बोला जा रहा है कि क्वाड ग्रुप जो है वो एक नॉन डिफेंस और एक नॉन मिलिट्री ग्रुप है। ये बात बोली गई है यूएससी के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनके द्वारा हमारी कंट्री के फॉरेन सेक्रेटरी को बोला गया। फिर क्वाड क्यों बनाया गया, फिर क्या यहाँ पर दही बल्ले बेचेंगे बैठकर, तो ये बोला गया कि यहाँ पर क्वाड इसलिए बनाया गया है क्योंकि क्वाड के अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, वैक्सीन प्रोवाइड करानी है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करानी है, क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर बातें करनी है, इसलिए क्वाड बनाया गया है। तो डिफेंस कहां पर लेकर चलेंगे, तो वो AU KUS के अंदर लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दिक्कतें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं आप लोगों को, कई सारी झड़पें, ठीक है। आगे बात करते हैं NIA के द्वारा 2 मिलिटेंट को ये यहाँ पर पकड़ा गया IED के साथ में, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड ये एक्सप्लोजिव डिवाइस, तो इसके साथ में पकड़ा गया। तो NIA के बारे में अगर थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों से करूं तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे देश की, इसको बेसिकली बनाया गया था 2008 में एक्ट पास करके। सेंट्रल एजेंसी है यहाँ पर, अगर कोई हमारी कंट्री की सोवरेनिटी, हमारी इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन के साथ में रिलेशन अगेंस्ट एटॉमिक या न्यूक्लियर फैसिलिटी या कोई स्मगलिंग करता है, हमारी कंट्री की फेक करेंसी लेकर आता है, तो NIA पिक्चर में आ जाती है। टेररिज्म को कैसे रोकना है ये भी यहाँ पर काम करती है, इसी के साथ में इंप्लीमेंट करती है इंटरनेशनल लेवल जो भी कन्वेंशन जो ट्रीटी है उनको हमारे देश में। काउंटर टेररिज्म यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है और बाकी इसकी ब्रांच लोकल एरिया में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडिया और नेपाल के बारे में बात की जा रही है, तो काला पानी वाला एरिया है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो काला पानी कई बार ये न्यूज में रहता है, ये है किसके बीच में, तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में उत्तराखंड वाला रीजन है, हम बोलते हैं ये हमारा रीजन है और नेपाल बोलता है ये, इसको लेकर बेसिकली झड़प रहती है, ठीक है। तो ये मुद्दे आप लोगों को कई बार देखने को मिलते हैं यहाँ पर, बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई ये रायतें हैं जो अब तक हम लोग समेट रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं।
तो देखते हैं कब तक हम लोग इस रायते को समेट पाते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री जो है वो एक तरीके से अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अपने लोकल एरिया में इलेक्शन आ गए, उन्होंने बात करनी स्टार्ट कर दी, तो फिर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलने लगती है यहाँ से। तो कई बार आप लोग ऐसे फंडे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बाकी तो ये सारी चीज चलती रहती है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आगे यहाँ पर एक जो भी हमारे देश में घूमने आता है तो ताजमहल पर जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है मेतिर फेडरिक्सन, तो यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ में घूम रही है पर ताजमहल पर। तो ये बेसिकली ये तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, ताजमहल पर घूम रही है, ताजमहल 8वां अजूबा है तो देखने आते हैं। बाकी यहाँ पर आए कहाँ से हैं, तो ये कहाँ के हैं याद रखेंगे, यहाँ पर डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है डेनमार्क कहाँ पर है, ये है डेनमार्क, ठीक है। तो ये आप लोगों को डेनमार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो कैपिटल है इसकी कोपेनहेगन आप लोगों को देखने को मिलेगी, और डेनिश कोरोना इसकी करेंसी है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है। इंपॉर्टेंट कंट्री इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी अगर इंडिकेटर आता है, ठीक है, हेल्थ के मामले में या फिर लाइफ के मामले में या फिर ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में बात करें, पासपोर्ट के मामले में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में बात करें, सब में ये कंट्री स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये टॉप पर फिनलैंड आप लोग को देखने को मिलेगी। यानी कि रहने के लिए काफी अच्छी कंट्री नॉर्मली ये मानी जाती है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। बाकी जो भी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई है वो सारी आप लोग अच्छे से देखेंगे, इनको कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं और बाकी आगे काफी पैटर्न में चीजें लेकर चलेंगे। क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।